नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज में आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वोल्केनो, अर्थात ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थल आकृतियां हैं उनके विषय में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, करीब 30 मिनट या 27 मिनट के आसपास का होगा। बहुत डिटेल से देखिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और पूरा वीडियो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी निकलते हैं, तो मित्रों ध्यान से देखिएगा कि मैं अलग अलग आकृतियों को आपको डिटेल में बताऊंगा, उनके चित्र भी दिखाऊंगा और ये वोल्केनो से जुड़ा हुआ काफी कठिन टॉपिक माना जाता है। तो चलिए मित्रों शुरू करें। इससे पहले कि ज्वालामुखी से बनी हुई आकृतियों को हम देखें, तो इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, इन सभी के कम से कम एक लेक्चर और कभी कभी तो दो तीन भी हो जाते हैं। तो वो लेक्चर रेगुलर आते रहते हैं और आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और दरोगा भर्ती, टीटी, सुपर टीटी, कोई भी दे रहे हैं, सभी में ये आपके काम आएंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वोल्केनो। जब कोई भी वोल्केनो जो है बस्ट होता है अर्थात फटता है, तो उसमें जो सबसे मेन चीज बाहर आती है वो आती है मैग्मा। और कहां से आती है? जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो परतें हैं, विशेषकर जो एस्थिनोस्फीयर है, ये वहां से मैग्मा उठता है और पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आता है। अगर ये लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पृथ्वी के सरफेस पे हमेशा आ ही जाए। कभी कभी होता यह है कि मैग्मा ने ऊपर उठना शुरू किया और नीचे से जो बल लग रहा था मैग्मा को उठाने के लिए वो एकदम से खत्म हो गया, तो मैग्मा का उठना बंद हो जाएगा। या जो नीचे हमारा मैग्मा चैम्बर है, जहां से मैग्मा आ रहा था, वहां से मैग्मा उठा और चैम्बर बहुत छोटा सा था, मैग्मा बीच में ही समाप्त हो गया उठना, तो नीचे से जब उसका कनेक्शन टूट गया तो तब भी मैग्मा ठंडा हो जाएगा वहीं पे रास्ते में ही। या मैग्मा ऊपर उठना शुरू हुआ और रास्ते में उसे कोई दूसरा रास्ता मिल गया, उसमें चल दिया और वहीं पे ठंडा हो गया। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में ये जरूरी नहीं है कि मैग्मा हमेशा जो है सरफेस पे आने के बाद ही ठंडा हो। और अगर वो सरफेस के ऊपर आकर के ठंडा होगा तो उसे लावा कहेंगे, और अगर वो नीचे ही रहता है तो उसको मैग्मा कहेंगे। मैग्मा दो तरह का हो सकता है, एक है बसाल्टिक मैग्मा और दूसरा है ग्रेनेटिक मैग्मा। नाम याद रखिएगा, बसाल्टिक मैग्मा और ग्रेनेटिक मैग्मा। जो बसाल्टिक मैग्मा है, बसाल्ट का बना हुआ मैग्मा, वो फ्लूइडिक इन नेचर है, अर्थात ज्यादा तरल है, उसकी विस्कोसिटी कम है। वही जो ग्रेनेटिक मैग्मा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो गाढ़ा है और धीरे धीरे फैलता है, बहुत ज्यादा एरिया तक फैल नहीं पाता है, उसके पहले ही वो ठंडा हो जाता है। और जो फ्लूइडिक नेचर का मैग्मा है वो काफी तरल होने के कारण जब काफी दूर तक फैल जाता है उसके बाद ठंडा होता है। और ये जो विस्कोसिटी इसकी निर्भर करती है कि मैग्मा में कितना सिलिका का कंटेंट है। अगर सिलिका ज्यादा होगा तो वो विस्कस टाइप का मैग्मा हो जाएगा, अगर सिलिका कम होगा तो वो फ्लूइडिक नेचर का मैग्मा हो जाएगा। जो सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो उस परिस्थिति में जो मैग्मा है वो सामान्य तरीके से बाहर नहीं आएगा, धमाके के साथ, आवाज के साथ, गर्जना के साथ पूरा ज्वालामुखी फटेगा और मैग्मा बाहर आएगा। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा कम है तो मैग्मा बहुत शांत तरीके से किसी दरार से बाहर आ जाएगा और फैलने लगेगा, और कई किलोमीटर तक ये फैलने के बाद जो है ठंडा होगा। एक बार जो मैग्मा है वो जो हमने आपको बताया था, जो प्राथमिक नलियां हैं जिनसे मैग्मा ऊपर उठता है मैग्मा चैम्बर से, उनको वेंट्स कहते हैं, अर्थात प्राथमिक नली कहते हैं, प्राइमरी वेंट्स कहते हैं। उसमें ऊपर उठने लगा और हो सकता है कि वो सरफेस तक पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सरफेस पर ना पहुंचे, उसके पहले ही ठंडा हो जाए। और जो अगर वो ऊपर तक पहुंच जाता है और ऊपर तक पहुंच के अलग अलग आकृतियों बनाता है तो उसे कुछ और कहेंगे। इसी तरह अगर वो जमीन के नीचे अर्थात सतह के नीचे ही ठंडा हो जाता है और अलग अलग तरह की आकृतियां बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे?
अलग अलग नामों से जानेंगे, अभी हम उनको आगे के वीडियो में देखते हैं। तो इसी प्रकार इनको जो इंट्रूसिव फीचर्स और या एक्सट्रूसिव फीचर्स दो प्रकार में बांटते हैं। एक है आंतरिक आकृतियां और एक है बाह्य आकृतियां। सबसे पहले जो इंट्रूसिव फीचर्स हैं, अर्थात जो आंतरिक जो आकृतियां बनेंगी उनकी बात करते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन स्लो प्रकार का होता है, अर्थात जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट है वो धीरे है और मैग्मा पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। कहां नहीं बाहर आ पाता? धरती की सतह के ऊपर नहीं आ पाता। तो जो आकृतियां धरती की सतह के नीचे बनेंगी उनको आंतरिक स्थल आकृतियां कहेंगे। वहीं इस प्रकार के जो मैग्मा है उसमें होता क्या है कि जो मैग्मा है वो भी जो वहां पर जो स्थानांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं या जो अवसादी चट्टानें मिल रही हैं उनके बीच में जो छोटी छोटी जगहें हैं उनमें भर जाएगा और भरने के बाद वहीं पर ठंडा हो जाएगा और अलग अलग आकृतियों में वो दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब ऊपर की सतह का इरोजन हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, तो वो जो मैग्मा की बनी हुई आकृतियां हैं वास्तव में वो आग्नेय चट्टानें बन गई हैं, वो हमको ऊपर दिखाई देंगी। जो ये मैग्मा जो नीचे ठंडा हो जाता है वो आग्नेय शक्ल की आग्नेय चट्टानों की शक्ल ले लेता है। और जो ये आग्नेय चट्टानें हैं ये अलग अलग नाम से बनेंगी और कितनी गहराई में बन रही है इस बात पर निर्भर करेगा कि उनको हम क्या कहते हैं। अब ये जो इंट्रूसिव फीचर्स हैं, जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। पहले मैंने बताया कि जो स्थलाकृतियां बनेंगी ज्वालामुखी से वो दो प्रकार की बनेंगी, एक इंट्रूसिव फीचर्स, एक एक्सट्रूसिव फीचर्स, अर्थात आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। अब हम आंतरिक जो फीचर्स हैं अर्थात जो आंतरिक जो स्थलाकृतियां बन रही हैं उनको भी हम दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। एक कॉनकॉर्ड वॉल्केनिक इरप्शन। इस प्रकार के जो वॉल्केनिक इरप्शन है इनमें जो मैग्मा है वो चट्टानों के बीच में हॉरिजॉन्टली अर्थात क्षैतिज रूप से, अर्थात जो धरती की सतह है उसके पैरेलल में जो है ठंडी होंगी। तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम कॉनकॉर्ड वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनी गई आकृतियां कहेंगे। सीधी सी बात, बस एक चीज अंतर है कि ये हॉरिजॉन्टली जो है स्प्रेड होते हैं, उस प्रकार से ठंडे होते हैं। इनमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो है शीट या सिल्स, अर्थात हिंदी में कहें तो जो चादर नुमा स्ट्रक्चर बनेगा उसे शीट्स या सिल कहेंगे। मैग्मा कूल्स डाउन हॉरिजॉन्टली इन फॉर्म ऑफ थिक शीट्स। मोटी मोटी चादरों के रूप में क्षैतिज रूप से मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे सिल कहेंगे। और यहीं पर अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो इसको शीट कह देंगे। शीट और सिल में जो अंतर है कोई अंतर नहीं है, बस केवल जो चादर की मोटाई का अंतर है कि वहां पर अगर मोटी जगह थी तो सिल बन जाएगी, अगर पतली जगह है तो शीट बनेगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेट विंड सिल ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, उत्तरी इंग्लैंड की महान विंड सिल, और या सिल ऑफ कारू, कारू की सिल साउथ अफ्रीका में है। आइए सबसे पहले कुछ चित्र देख लेते हैं कि अभी जो हमने शीट देखी तो आप इस शीट को इस प्रकार देख सकते हैं। ये देखिए, ये सिल है, ये सिल है, ये हॉरिजॉन्टल है। आप समझ गए होंगे कि ये सिल है। ये क्या है? ये बैथोलिथ है। ये जो नीचे बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये बैथोलिथ है। ये डाइक है, डाइक खड़ी आकृति होती है। इसके अलावा ये फेकोलिथ है, अभी हम आगे इनके बारे में बताएंगे। ये लैकोलिथ है। चलिए आइए इसको देखते हैं। पहले हम इनको पढ़ के एक एक करके फिर सबको देखेंगे। अभी हमने आपको सिल या शीट बताई, अब हम देखते हैं फेकोलिथ। मैग्मा कूल्स डाउन इन डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस ऑफ फोल्डेड माउंटेन। जब मैग्मा निकलता है तो वो जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं जैसे कि हमारे हिमालय हैं, तो उनके जो तलहटी में और जो उनके उभार है उनके बीच में जब भर जाता है तो उनको फेकोलिथ कहते हैं। आप समझिए ऐसे, और यहां पे अगर मैग्मा भर जाए तो इसको फेकोलिथ कहेंगे। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी।
तो इसको फैकोलिथ कहेंगे। अगला देखते हैं लैकोलिथ। ये डोम शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होते हैं और बेस इनका फ्लैट होता है और ये वेंट के द्वारा नीचे से जुड़े होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे मैग्मा चैम्बर से एक वेंट के माध्यम से जो मॉल्टेन मैग्मा है उसने ऊपर उठना शुरू किया और ऊपर जाके उसको कुछ जगह मिल गई, वहीं पर गया और ठंडा हो गया, आगे का रास्ता वो तय नहीं कर पाया, तो वो लैकोलिथ बन जाएगा। और फैकोलिथ मैंने आपको बताया कि अगर वो जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनकी तलहटी में और उनके उसमें भर जाएगा तो उनको हम जो है फैकोलिथ कहेंगे। ये देखिए ये फैकोलिथ है, ये एक फोल्डेड माउंटेन है, इसकी देखिए तलहटी में भर गया है और यहाँ इसके उभार पर जम गया है, यही फैकोलिथ है जो इंक्लाइंस और सिंक्लाइंस में भर जाएंगे। इसके तरह ये देखिए एक वेंट से जुड़ा हुआ है और ऊपर जाकर के एक गुंबद के आकार का बन गया है, इसको हम लैकोलिथ कहेंगे। तो आपको मैंने तीन चीजें दिखा दी, एक ये सिल दिखाया, सिल चौड़ी जो चादर है वो सिल है, अगर यही पतली होती तो शीट बन जाती। इसके अलावा मैंने आपको फैकोलिथ दिखा दिया, मैंने आपको लैकोलिथ दिखा दिया। आइए इसके बाद देखते हैं लैपोलिथ्स। When magma cools down in form of plate as inverted dome shaped, ये हो गया हमारा डोम शेप, और अगर ये इस प्रकार से ठंडा हो जाए तो इसको लैपोलिथ कहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपोलिथ्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। सर्वाधिक नंबर के जो लैपोलिथ है वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन विश्व का जो सबसे लंबा लैपोलिथ है उसका नाम है ट्रांसवाल, और ये कहां मिलता है? साउथ अफ्रीका में मिलता है ट्रांसवाल। आइए चित्र में देखते हैं, ये देखिए हमारा लैपोलिथ, ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेट नुमा इन्वर्टेड है, इसको हम लैपोलिथ कहेंगे। तो हमने सील देखा, फैकोलिथ देखा, लैकोलिथ देखा, लैपोलिथ देखा, और इसके पहले हमने बात किया था कि हमारा एक कॉनकॉर्ड वॉल्केनिक इरप्शन है और दूसरा हमारा है डिस्कॉर्डेंट वॉल्केनिक इरप्शन। एक है कॉर्डेंट और एक है डिस्कॉर्डेंट। तो जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन जो है, अभी तक जो हमने जो भी आकृतियां देखी ये सभी हॉरिजॉन्टल आकृतियां हैं। अब अगर हमारी जो आकृतियां हैं वो वर्टिकल बनेंगी, वर्टिकल आकृतियां जो बनेंगी उनको हम डिस्कॉर्डेंट वॉल्केनिक इरप्शन के जरिए बनी हुई आकृतियां मानेंगे, अर्थात जो वर्टिकल लंबवत बनेंगी। ये जो वहां पर मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक्स जिनके थ्रू मैग्मा बाहर आ रहा है उनमें हमेशा परपेंडिकुलर या खड़ी हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले इसमें डाइक है। डाइक क्या है? मैग्मा कूल्स डाउन इन फ्रैक्चर्स ऑफ सराउंडिंग रॉक्स वर्टिकली फॉर्मिंग वॉल लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये मैग्मा ऊपर बढ़ता है और उसे कोई इधर उधर कहीं कोई रास्ता मिलता है और ये उसमें चढ़ जाता है ऊपर और आगे जाके इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो डाइक का निर्माण होगा। और डाइक जब ऊपरी सतह का अपर्दन हो जाएगा तो डाइक एक पोल की तरह, एक खंभे की तरह पहाड़ के ऊपर खड़े दिखाई देंगे। और आइए आपको पहले चित्र में दिखा दें डाइक। ये देखिए, ये जो है ये डाइक है, ये डाइक है, ये डाइक है। देखिए यहाँ पे खंबे की तरह ये खड़ा दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त ये भी डाइक है, ये सब डाइक है। अगला हम देखते हैं बैथोलिथ्स। When large amount of magma gets cooled under depth of crust in dome shaped structure, जब गुंबद नुमा आकार में बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा ठंडा हो जाएगा और एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर नीचे बना लेगा तो उसको बैथोलिथ्स कहेंगे।
और होगा क्या कि जब ये बैथोलिथ के ऊपर की जो चट्टाने हैं उनका अपरदन हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा गुंबद या बहुत बड़ी चट्टान के रूप में दिखाई देगा। और ये जो है आग्नेय चट्टानों के सबसे बड़े स्ट्रक्चर अगर धरती पे कोई है तो वो बैथोलिथ है। फिर से देखते हैं इसी चित्र को। ये हमारा बैथोलिथ वाला पोर्शन है, ये जो ये दिख रहा है ये नीचे वाला पोर्शन ये बैथोलिथ है। अब मान के चलिए कि जब अपरदन शुरू हुआ और ऊपर की ये सभी चीजें अपरदन हो गई, पहले तो कुछ समय तक डाइक ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा, ये फैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ ये सब दिखाई देंगे। फिर समय के साथ ये भी टूट के बिखर जाएंगे और अंत में क्या दिखाई देगा, ये बैथोलिथ जो है बहुत बड़ा गुंबद ये रह जाएगा और ये बहुत बड़ी आग्नेय चट्टान के रूप में हमको दिखाई देता रहेगा। तो अब हम देखते हैं जो एक्सट्रूसिव फीचर्स ऑफ वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी के द्वारा बनाई जाने वाली बाह्य आकृतियां हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लड बसाल्ट देखते हैं। ये जब ज्वालामुखी का जो उद्भेदन है वो शांत प्रकार से होता है और किसी दरार के माध्यम से शांति के साथ जो बसाल्ट टाइप का जो लावा है अर्थात जिसमें सिलिका की मात्रा कम है वो बाहर निकलता है और बहुत बड़े इलाके में एक बाढ़ की तरह फैल जाता है, तो उसे फ्लड बसाल्ट कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा इज लो और ये काफी बड़े इलाके में फैल जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो डेक्कन ट्रैप है। भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो सतपुड़ा रेंज से लगा हुआ एरिया है नीचे का उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। ये जो है लावा की चट्टानों के लावा के फैलने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसी को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। इसके डेक्कन ये आप जो लावा फ्लड बसाल्ट है उसका चित्र आप देख सकते हैं कि ये पूरा बह रहा है जैसे लावा और ये ठंडा होकर कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेता है। इसके अतिरिक्त वोल्केनिक कोन का निर्माण भी ज्वालामुखी से होता है जो सतह के ऊपर होता है। ये वोल्केनिक कोन कुछ नहीं है, ये ज्वालामुखी का जो कोन है जो हम अक्सर चित्र में देखते हैं इस प्रकार से कुछ, यही जो है वोल्केनिक कोन है और यहीं से लावा ऊपर उठ रहा होता है, इसी को वोल्केनिक कोन कहते हैं। और ये जो वोल्केनिक कोन है ये कैसे बनता है, ये लावा की ही जो है परत दर परत एक के ऊपर चढ़ती रहती है और इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और ये अलग अलग आकार का हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो बाहर आकृतियां बनेंगी वो बनेंगी हॉट स्प्रिंग्स अर्थात गर्म जल के चश्मे। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ों में जाइए तो मालूम चलेगा कि कोई ऐसा भूजल का स्रोत है जो जहां से गर्म पानी निकल रहा है। जब आप इधर मनाली की तरफ जाइए, शिमला में जाइए और मंडी जिले में है, मैंने देखा है केदारनाथ, यमुनोत्री, इन सब जगहों पे गर्म जल के स्रोत निकलते रहते हैं, लोग उसमें नहाते भी हैं। तो जब ये गर्म जल का स्रोत जो है, जो भूजल है, जब वो 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म हो जाएगा, कैसे गर्म हो जाएगा, मैग्मा के संपर्क में आएगा तो वो धरती के बाहर गर्म होके जो है उबलने लगेगा और धरती के बाहर अपने आप आने लगेगा। चित्र में आप देख रहे हैं ये गर्म जल का चश्मा है, देखिए इसमें से भाप उठ रही है। और इसका एग्जाम्पल है येलो नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, येलो नेशनल पार्क, और भारत में लद्दाख, मनाली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर यह हॉट स्प्रिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा गीजर्स, ये जो है ये भी एक प्रकार के हॉट स्प्रिंग ही है, लेकिन यहां पर पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो एक फुहार की तरह जो है ऊपर उठता है और कभी कभी तो लगातार उठता है, कभी कभी बीच बीच में बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर उठेगा। जब जब वो उबाल मारेगा वो ऊपर की ओर उठेगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा गीजर है। इसका एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर इन येलो स्टोन नेशनल पार्क। जो अमेरिका का येलो स्टोन नेशनल पार्क है वहां पर है ओल्ड फेथफुल गीजर। इसको फेथफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी ईमानदारी के साथ कई सैकड़ों साल से हर 66 मिनट के बाद एक बार उछाल मारता है, इसीलिए इसको फेथफुल गीजर कहते हैं।
इसके अलावा ये है फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स का मतलब है धुआंरे। धुआंरे आप समझ रहे होंगे, जिससे धुआं निकलता है। ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम व्हिच गैसेस, गैसेस में कौन सी होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प, ये लगातार बाहर आते रहेंगे, तो इनको हम धुआंरे कहेंगे। हिंदी में धुआंरे कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूमारोल्स। ये कहां पर होते हैं? ये किसी बड़े वॉल्केनो के नजदीक, वहां से 2, 4, 5 किलोमीटर दूरी पे ये छोटे छोटे धुआंरे उठते रहते हैं। और ये क्यों होते हैं? जब मैग्मा उसका पूरा निकल गया है वॉल्केनो का, और अब नीचे मैग्मा नहीं बचा है, तो जो जल वाष्प और अन्य गैसेज हैं वो लगातार धीरे धीरे निकलती रहती हैं। और इकोनॉमिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम जो है सल्फर और बोरिक एसिड इसका खनन करते हैं इस जगह से, क्योंकि अब वहां मैग्मा है नहीं, तो आसानी से खनन का कार्य हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है वॉल्केनिक प्लग, अर्थात जो ज्वालामुखी का मुंह है, जब वो मैग्मा के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है तो उसे वॉल्केनिक प्लग कहते हैं। मैग्मा अभी तक, मान लीजिए कोई ज्वालामुखी था जो अभी तक उसको बस्ट कर रहा था, उसमें इरप्शन हो रहा था, लगातार उसमें से लावा निकल रहा था, और फिर एकदम से वो ठंडा पड़ गया, तो जो मैग्मा वेंट में था, जो नली में था, वो वहीं पे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से पुश मिलना बंद हो गया। और जो इसका मुंह है, जो क्रेटर है वॉल्केनो का, वहां पर वो लावा इकट्ठा हो गया और एक प्लग की तरह, ढक्कन की डाट की तरह उसने मुंह को बंद कर दिया, और इसके कारण क्या होता है? वॉल्केनो का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद जब कुछ समय के बाद, जब उस जो वो पहाड़ नुमा कोन है वॉल्केनो का, उसका अपर्दन होता है, तो जो नली में जमा हुआ मैग्मा है वो एक खंभे की तरह खड़ा हुआ दिखाई देता है, कि किसी पहाड़ के ऊपर एक खंभा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त क्रेटर होता है, इसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ओपनिंग ऑन द वॉल्केनो ऑन द टॉप ऑफ इट, किसी भी ज्वालामुखी के जो सर्वोच्च शिखर के ऊपर उसका एक मुंह होता है, जिससे मैग्मा, गैसेस, धूल, राख, पत्थर ये सब बाहर आते हैं, इनको क्रेटर कहते हैं। अब अगर ये क्रेटर जो नॉर्मल साइज से कई गुना बड़ा हो जाए, 50, 60, 100 गुना बड़ा हो जाए, तो उसे काल्डर कहेंगे। सामान्यतया ये सर्कुलर गोलाकार होता है और क्रेटर से कई गुना बड़ा होता है। और जब ये ज्वालामुखी अपना जो काल्डर टाइप का ज्वालामुखी होगा, जिसमें काल्डर बना होगा, ये जब बंद हो जाएगा, ज्वालामुखी अब क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, तो उसमें पानी भर जाएगा, इसी को काल्डेरा लेक कहते हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत डिटेल में लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको सिल, शीट, बैकोलिथ, फेटोलिथ, लेपोलिथ, लोकोलिथ, उसके अलावा डाइक और फ्यूमारोल्स, गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स, क्रेटर और काल्डेर, और इसके अलावा ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई, बहुत से चित्र भी दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और कभी कभी इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप अगर पिछले साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको काफी मात्रा में इन पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।